हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें हम करेंगे सेकंड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग के बारे में। तो इसमें कंप्लीट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे मनी एंड बैंकिंग का, ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना आए और आप प्री के क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ अच्छे से। एंड इसमें मेंस के भी काफ़ी कंटेंट आपको मिलेगा, जो आप मेंस में भी आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। आप शॉर्ट नोट साथ में बना सकते हैं। शुरू करते हैं। मनी एंड बैंकिंग कंस्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। विदाउट मनी exchange of goods and services would become difficult, and without bank saving could not be efficiently mobilized into productive investment। बल्कि कहने का ये मतलब है, हिंदी में जो हिंदी के स्पीकर्स हैं हमारे उनके लिए भी, तो इस कहने का मतलब है कि मनी एंड बैंकिंग के बिना, ठीक है, हम मतलब कि कुछ हमारे देश में चल नहीं सकता। वो फाउंडेशन है हमारी इकोनॉमी की। वेल फंक्शनिंग बैंकिंग सिस्टम प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हम थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे, ताकि जो बिगनर्स हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, जो भी कभी कभी जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं है, उनको भी अच्छे से बेस उनका बन पाए, क्लियर हो सके। वेल फंक्शनिंग बैंकिंग सिस्टम प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऑब्वियसली जब वेल फंक्शनिंग बैंकिंग सिस्टम चलेगा किसी देश में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी, प्रमोट होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा वहाँ पे। एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे बनी, पैसा कैसे आया। सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा। बार्टर सिस्टम आया था सबसे पहले। यहाँ पे हम क्या करते थे, गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे। तो बार्टर रेफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे लगा लो कि मुझे वीट चाहिए, मुझे कनक चाहिए, एंड सामने वाले को आम चाहिए। तो मेरे पास वीट है, उनके पास आम है, और मुझे आम चाहिए, है ना। उसके बाद आम, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो वीट है वो आम वाले को दे दूंगा, और मुझे आम चाहिए थे तो मैं उसके आम ले लूँगा। मतलब कि बार्टर से एक्सचेंज करते थे हम इस चीज़ से। ठीक है, लेकिन कई बार लाइक अगर मुझे कोई और चीज़ चाहिए होती थी, लाइक मुझे कोई सब्जी चाहिए, है ना, एंड उसके पास तो सब्जी है ही नहीं, और किसी और के पास भी मुझे सब्जी नहीं मिल रही, तो इसमें ये दिक्कत आती थी कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि सामने वाले के पास कभी वो चीज़ नहीं होती थी, है ना। कभी कभी अब जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम उसके पास वो चीज़ रखी रही। तो बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। ठीक है, एग्जाम्पल वीट एक्सचेंज कर लिया हमने राइस के साथ। इसकी लिमिटेशन थी, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो जाता था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मतलब कि वही चीज़ है यार, कि जरूरी नहीं है हर चीज़ किसी के पास हो, अवेलेबल हो हर टाइम पे। तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स हो गया, डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वेल्थ। ठीक है, स्टोर अब कनक मैं देता जाऊँगा, सामने वाला रखता जाएगा, उसमें उसको दिक्कत आएगी, उसको इतनी जरूरत भी नहीं होगी शायद, है ना। तो डिफिकल्ट इन डेफर्ड पेमेंट्स। तो दीज प्रॉब्लम्स लेड टू द एमरजेंस ऑफ मनी। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे करके मनी का एवोल्यूशन होने लगा। फिर कमोडिटी मनी आई, कमोडिटी। तो सर्टन कमोडिटीज़ वर यूज्ड एज मनी, बल्कि कुछ ऐसी कमोडिटीज़ थी जिसको एज मनी यूज़ करने हम लग गए। जैसे एग्जांपल सोल्ट आ गया, कैटल आ गया, टैबको आ गया, शेल्स आ गए। ठीक है, सोल्ट जैसे नमक है, हम नमक को एक्सचेंज करने लग गए, है ना, इस कमोडिटी की तरफ, कि इतना नमक है, ठीक है, इसको इतने रुपये में तोला जाएगा। ठीक है, जो इतनी बफेलोस हैं, कैटल्स हैं, इसके इतने पैसे बनेंगे, तो मुझे इतना ये कुछ दे दिया ना। तो ऐसे किया करते, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी थे। नॉन यूनिफॉर्मिटी में, जो नॉन यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि ऐसा जो मेरी कैटल्स हैं उसके मैं दाम अलग लगाऊंगा, सामने वाला बंदा अलग दाम लगा रहा है कैटल्स के। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। पेरिशेबिलिटी, मतलब कि कभी भी ख़राब भी हो सकती थी कोई चीज़, है ना। कोई मुझे ऐसी चीज़ दे दे, कोई ख़राब होने वाली है ना, कोई सब्जी बना के दे दे, तो वो तो ख़राब हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी आती थी, वो कितनी कैटल ले जाएगा बंदा, है ना। उस टाइम पे तो इतना वो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो सारा हम स्टोरी से लेके सब पढ़ रहे हैं, आपका चिंता मत कीजिए, सारे क्लियर होंगे आपके मनी एंड बैंकिंग में टॉपिक्स। फिर आई मेटलिक मनी। तो कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि कुशांस ने जो कॉइन्स थे वो लॉन्च किए, ठीक है, गोल्ड के आए, एंड कॉइन्स से फिर गोल्ड के चलने लगे, सिल्वर के चलने लगे, कॉपर के चलने लगे। इसके मेरिट्स क्या थे, ड्यूरेबल थे, लंबे टाइम तक चलते थे, ख़राब भी नहीं होते थे, पोर्टेबल थे, हम आसानी से लेके आ सकते थे। उसके बाद फिर आई मेटलिक मनी में इसके कुछ, हाँ, मेटलिक मनी के डीमेरिट्स भी कुछ थे, काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। अब आज के टाइम पे गोल्ड देख लो कितना ज़्यादा महंगा है। उस टाइम पे जो गोल्ड था ना, एक मुद्रा बनती थी उस टाइम पे, उसने तो 1 रुपया रख रहा था कि 1 रुपया है ये तो गोल्ड का। लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत महंगा हो चुका है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, हर किसी के पास जरूरी नहीं है हर किसी के पास मुद्राएं हों। तो इसकी भी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थी। फिर आई पेपर मनी। तो ये गवर्नमेंट इशू करती है, इसको सेंट्रल बैंक इशू करती है। एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंट है, इजीली ट्रांसफरेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि अच्छी है अच्छे तौर पे। ठीक है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती। ठीक है, अच्छी सस्ती मिल जाती है। सस्ती के इन द सेंस कि आप कुछ चीज़ कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगी ये मनी। ठीक है, तो पेपर मनी। फिर आई फिएट मनी। अब फिएट मनी क्या होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है प्री में। मनी हुज वैल्यू इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब देखो, मनी तो पेपर मनी भी होती है, लेकिन फिएट मनी क्या है, फिएट मनी वो है जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है कि ये पैसा हमने जारी किया है एंड इसकी ये वैल्यू है, तो वो फिएट मनी है। जैसे इंडियन रुपी क्या है, वो गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ है पीछे से, कि हमारी अथॉरिटी से लागू, आरबी के साइन होते हैं ना, गवर्नर के, आरबी के,
कि हाँ भी मैं आपको इतने धारक, ठीक है, पैसे देने का वादा करता हूँ। तो फिएट मनी है वो जो गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज़ को दे दी। फिर अभी आज के टाइम चल रही है डिजिटल मनी। अब वो तो हमें पता ही है, यूपीआई हम कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल रुपी, वो सारा क्या है, डिजिटल मनी है। फिर उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी के क्या कुछ फंक्शंस हैं। तो प्राइमरी फंक्शन होते हैं उसके, ठीक है। फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हम यूज़ कर सकते हैं उसको। मनी रिमूव द नीड ऑफ बार्टर, बार्टर की रिमूव, हमने वो रिमूव कर दिया बार्टर सिस्टम को। फिर मेजर ऑफ वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये गाड़ी है, मैं इसके 3 लाख दूंगा तो उसकी वैल्यू मेजर कर लेते हैं। प्राइसेस आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स में प्राइस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं इसके कुछ, ठीक है। ऊपर वाले प्राइमरी फंक्शन थे, ये सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी ऐसे स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, इतने पैसे मेरे पास पड़े हैं घर पे। तो मनी प्रिजर्व द परचेजिंग पावर को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं परचेज करके, ठीक है। जैसे मैंने गाड़ी ली है कोई, तो उसको मैंने प्रिजर्व करके रख रखा है ना अपने घर पे, मतलब कि वो भी तो पैसे एक तरीके से बिकेगी, तो ज़्यादा सस्ती बिकेगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, एक तरीके से पेमेंट है। बस इतना अपने डीप नहीं आना, जो टॉपिक्स आपके लिए ज़्यादा जरूरी हैं वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। फिर डिमांड फॉर मनी है अकॉर्डिंग टू कीन्स थे, ठीक है। उन्होंने डिमांड ऑफ मनी बताया था कि ट्रांजैक्शन मोटिव होता है इसका, ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे आदान प्रदान चल रहा है पैसे का, कोई बाहर से पैसा भेज रहा है तो ट्रांजैक्शन मोटिव हो गया। मनी हेल्ड फॉर डेली एक्सपेंस के लिए, डेली खर्चा निकालने के लिए मनी यूज़ आती है। प्रिकॉशनरी मोटिव की पहले से हम भाई सेव करके रख लेते हैं, पैसा आगे आके कोई दिक्कत आ सकती है। मनी हेल्ड फॉर एमरजेंसी, स्पेकुलेटिव मोटिव, मनी हेल्ड टू बेनिफिट फ्रॉम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सारी की सारी मतलब की डिमांड, कि मनी की डिमांड क्यों है, पैसा हम रखते ही क्यों है, तो सारी चीज़ों की वजह से हम पैसा रखते हैं अपने पास। फिर मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम, ठीक है। कि मनी सप्लाई क्या है, एक टोटल स्टॉक होता है पैसे का एक इकोनॉमी में एट गिवन टाइम, कि इस टाइम पे मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, तो वो मनी की सप्लाई है। तो कंपोनेंट क्या होते हैं इसके, करेंसी विद पब्लिक, जो हमारे पास पब्लिक में पैसा पड़ा है। डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मतलब कि हम जैसे बैंक में जाके कभी पैसा निकाल के ले आते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट हो गया, जैसे एफडी करवा देते हैं लंबे टाइम के लिए, वो टाइम डिपॉजिट हो गया। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है, मनी सप्लाई के। फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, हम कैसे मेजर कर सकते हैं मनी की सप्लाई को, तो पहले आ जाएगा इसमें M1। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट्स बना लो, शॉर्ट्स वगैरह। तो M1 को नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी मतलब कि आसानी से आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। करेंसी विद पब्लिक, जो भी करेंसी के पास पैसा है, जैसे मेरी जेब में अभी 100 रुपये का लाइक नोट पड़ा है, तो करेंसी विद पब्लिक है। डिमांड डिपॉजिट, कभी बैंक में जाओ, पैसा निकाल के ले आओ, ATM डालो, पैसा आ गया, तो वो डिमांड है, कि मेरी डिमांड के ऊपर ही पैसा निकल जाता है। अदर डिपॉजिट, जो भी आरबी के पास डिपॉजिट पड़े हैं वो सारे M1 में आते हैं, ठीक है। याद रखनी है आपने, जो सिंपल चीज़ें हैं, कि मेरे पास पैसा पड़ा है बस, ठीक है। फिर डिमांड, कभी भी बैंक में ATM डालूंगा, पैसा निकाल के ले आऊँगा, डिमांड डिपॉजिट हो गया, निकल गया ना आसानी से पैसा। और जो भी आरबी के पास डिपॉजिट पड़े हैं सारे, वो M1 में आते हैं, तो इसलिए इसको नैरो मनी कहते हैं, जो आसानी से हमें मिल पा रही है। इसको मोस्ट लिक्विड मेजर कहते हैं, ठीक है। फिर आएगा M2 में क्या आएगा, जो भी M1 में चीज़ें आई थी सारी की सारी, वो प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जो हमने पोस्ट ऑफिस में देख, M1 में तो सारा था वो जो हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन इसमें हम सेविंग को भी ऐड करेंगे, जो भी हमने पोस्ट ऑफिस में सेव करके पैसा अपना रख रखा है, तो वो M2 में आ जाएगा, ठीक है। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 में इसको ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। ब्रॉड मनी क्यों, क्योंकि जल्दी आसानी से हमें मिलती नहीं है ये, तो ब्रॉड मनी है ये। अब इसमें M1 भी आ जाएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। अब जो बैंक के पास पैसा पड़ा है, टाइम जो FD करवा रखे हमने, ठीक है, तो वो टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स वो भी आ गया इसमें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर यूज्ड इन इंडिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर होता है ये M3 का, ब्रॉड मनी है ये, ठीक है। याद रखना है आपने, ब्रॉड मनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें शायद टाइम पे ना मिल पाई ये, क्योंकि टाइम डिपॉजिट ऐसा थोड़ी है कि FD हमने कल करवाई थी, आज ही कल परसों तोड़वा ली, ओके। तो M3। फिर M4 क्या आएगा, जो भी M3 में हमने पढ़ा वो प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अब आपने क्या करना है, ऐसे करना है कि पहले हमने M3 किया, M3 में हमने पहले तो डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक के टाइम डिपॉजिट को जोड़ दिया। फिर M4 में क्या कर देंगे, जो पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट थे उसको जोड़ देंगे M3 में, ठीक है। बल्कि टोटल आपने पहले बैंक का जोड़ देना है, टोटल टाइम डिपॉजिट, फिर हमने M4 में क्या कर देना है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट को जोड़ देना है M3 में, तो वो M4 आपका निकल के आ जाएगा। एंड सबसे ब्रॉडेस्ट मेजर होता है M4। फिर नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग। सो बैंकिंग रेफर्स टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी, ठीक है, मतलब कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि मैंने 50,000 बैंक में जमा करवा दिया, तो एक्सेप्ट कर लिया वो डिपॉजिट। एंड लैंडिंग मतलब कि मैं उधार दे पा रही है हमें बैंक, तो ये काम करती है बैंक। सो बैंक मोबिलाइज सेविंग एंड चैनल दैम इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड बैंक कहीं पे इन्वेस्ट भी कर देती है ताकि पैसा और बढ़े, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर हो सके। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तो हिस्ट्री भी देख लेते हैं, ठीक है। सो
आपका ये भी बल्कि मनी बैंकिंग में आता है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनी सबसे पहले, ठीक है। अगर पूछने की सबसे पुरानी बैंक कौन सी थी इंडिया में, तो 1770 में बनी थी, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बन गई, ठीक है जी। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बन गई। फिर 43 में, अपने याद नहीं रखना ऐसे सारा का सारा है, वैसे कुछ मेन जैसे कि पहली याद रख ली 1770 वाली बैंक ऑफ हिंदुस्तान रख ली, ठीक है। फिर बंगाल वाली रख ली कि हमारी खुद की स्वदेशी थी 1806 वाली, है ना। फिर 43 वाली बैंक ऑफ मद्रास। फिर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गई, ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 35 में हमने, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि आरबी की जो स्थापना थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, वो 1935 में ही हुई थी। फिर 55 में, 1955 में इंपीरियल बैंक कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आज के टाइम पे हम एसबी सुनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो कन्वर्ट हुई है वो इंपीरियल बैंक से हुई है। तो इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया एसबीआई में। ओके, आपने याद रखना है इस चीज़ को भी। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। जो आरबी है हमारी, हमने ऊपर पढ़ा था कि आरबी की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, स्थापना थी, वो 1935 को हुई थी। एंड इसको जो नेशनलाइज किया गया, बल्कि इंडिया का खुद का नेशनलाइज कर दिया गया कि हाँ ये इंडिया की भारतीय बैंक है, ये नेशनलाइज कर दिया उसको, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया उसका। तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया उसका, नेशनलाइज तो कर दिया गया बैंक को। हेडक्वार्टर्स जो हैं इसके वो मुंबई में है, ठीक है, आज भी मुंबई में ही है हेडक्वार्टर्स। जैसे मोस्ट ऑफ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि दिल्ली में होगा यार, दिल्ली में होगा, लेकिन इसका मुंबई में अपने याद रखना है। फिर फंक्शंस ऑफ आरबी, आरबी के क्या कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ टॉपिक आपको समझ आता तो कमेंट्स में आप कर सकते हो, लेकिन आपने टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके आना है यूपीएससी के लिए। वो काफ़ी मतलब कि उसके बाद अभी क्वेश्चन सवाल वो बचे ही नहीं है कि ऐसे ही सिंपल से डाल दे। अब वो डिफ़िकल्टी बना पेपर को, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं क्योंकि उसके बाद वो पहले ऐसे सवाल अभी बचे नहीं हैं, तो अंदर जा रही है वो पूरे अंदर तक कि हाँ भाई ये देखते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं। तो फंक्शंस ऑफ आरबी, तो मॉनिटरी अथॉरिटी है, अथॉरिटी, ठीक है, पैसे की अथॉरिटी देती है, कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को देश में। इशूर ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करते हैं ऑब्वियसली, सिर्फ 1 रुपये के छोड़ के, क्योंकि जो 1 रुपये का नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। ये आपने याद रखना है कि उलझा सकते हैं वो प्री में आपको। उसके बाद बैंक टू गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा निकाल सकता है आरबी से। फिर मेंटेन, गवर्नमेंट के अकाउंट भी मेंटेन करती है। बैंकर्स बैंक, मतलब कि बैंकों को अगर एमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो आरबी के पास जाएंगे वो। फिर प्रोवाइड सर्विस टू, बैंक को सर्विस प्रोवाइड करती है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, जैसे जापानीज येन को हमने चेंज करवा लिया, ठीक है, तो उसको भी क्या करेगी वो, फॉरेन एक्सचेंज में मदद करेगी। अगर किसी जापानी बंदे को इंडियन रुपी चाहिए तो उसको इंडियन रुपी दे देगी, वो जेन अपने पास रख लेगी। फिर मैनेज फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करती है। जैसे पिछली बार हमने सुना था कि 700 बिलियन डॉलर से हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना ऊपर चला गया है, तो वो सारी चीज़ें आरबी ही मैनेज करती है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ठीक है, बल्कि अगर दिक्कत आ गई पूरी यार, अब पैसे ही नहीं है कहीं से, तो लास्ट रिजोर्ट बल्कि आप इसके पास जा सकते हो, फिर भी आपको पैसा देगी ये। फिर प्रोवाइड एमरजेंसी फंडिंग में प्रोवाइड करेगी आपको। फाइनेंशियल रेगुलेटर है, रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर। फिर आएगा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो सारी की सारी ये कमर्शियल बैंक्स हैं हमारी, आपने याद रखना है इस चीज़ को। फिर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अब कमर्शियल बैंक्स क्या फंक्शंस करती हैं। पहले एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट हमने स्टार्टिंग में बताया था कि डिपॉजिट को आपने पैसा जमा करवाया और उसने जमा रख लिया अपने पास, की जरूरत पड़ेगी आगे निकाल लेंगे, तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना काम है कमर्शियल बैंक का। सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है, करंट अकाउंट खुलवा सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, बिजनेस कर रहे हो आप। फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, एफडी वगैरह कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, एफडी की तरह होती है ये भी। तो ये सारी चीज़ें करती हैं कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद लोन्स देती हैं आपको, टर्म लोन दे सकती है इतने टाइम के लिए, कैश क्रेडिट दे सकती है आपको, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, तो सारी चीज़ें आपको कमर्शियल बैंक करके दे देती हैं। फिर क्रेडिट क्रिएशन करती है, कैसे करेगी क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रिएट मनी थ्रू लैंडिंग, लैंडिंग दे दे के, ठीक है, जैसे हमने उसके पास 100 रुपये जमा करवा दिया, अब 100 रुपये जमा जो करवाओगे ऐसा थोड़ी अपने पास वो 100 रुपये रख लेगी, उसमें से कुछ उधार भी तो देगी लोगों को, फिर मनी मल्टीप्लायर ऐसी तो होगा, राइट, और फिर इंटरेस्ट भी कमाती है वो। तो व्हेन अ बैंक रिसीव डिपॉजिट इट कीप्स ओनली फ्रैक्शन एज रिजर्व एंड लेंड्स द रेस्ट, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ पैसा रखती है अपने पास वो, कि उसने 100 रुपये किसी ने जमा करवाया था अपने बैंक के पास, एसबी के पास लगा लो, तो 100 रुपये में से उसने 50 रुपये अपने पास रख लिए और 30 किसको दे दिए, 20 किसको दे दिए, है ना, एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगी वो, तो ऐसे पैसा कमाती है वो। तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, एक शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं जिसमें इंक्लूडेड इन आरबी सेकंड शेड्यूल। अब शेड्यूल्ड बैंक आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कि आरबीआई में जो भी बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है वो शेड्यूल्ड बैंक है इंडिया में, आपने ऐसे याद रखना है इसको। एंड इसमें बड़ी बड़ी बैंक्स आती हैं। और नॉन शेड्यूल्ड कौन सी हैं, जो ऑब्वियसली सेकंड शेड्यूल में नहीं है, ठीक है। शेड्यूल बैंक्स कौन सी हैं, जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, और जो नॉन शेड्यूल बैंक है जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं है, बस कुछ नहीं है, और इतना याद रखना आपने।
फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि गवर्नमेंट ओनरशिप अबव 50%, जो भी गवर्नमेंट की ओनरशिप है जहाँ पे 50% से गवर्नमेंट की ओनरशिप ज़्यादा होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, सरकारी 50% से ऊपर ओनरशिप होनी चाहिए सरकारी होगी वो, जैसे SBI है वहाँ पे 50% से ज़्यादा ओनरशिप सरकार की है, पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ भी 50% से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, सरकार की ओनरशिप ज़्यादा है वहाँ पे। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन सी है, जो प्राइवेटली आउंड की हुई है किसी ने, जहाँ पे लाइक कोई प्राइवेट कंपनी है उसने खरीद रखी है SBI की 50% से ज़्यादा, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आ जाती है। जैसे HDFC है, ICICI है, वो सारी की सारी प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है। एंड जो SBI होगी, HDFC, ICICI होगी, ये हमारी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी हैं ये, ठीक है, क्योंकि अगर ये हिल गई तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है, ठीक है, बल्कि 2% से GDP से ज़्यादा जो पैसा रखते हैं अपने पास वो होती हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। उसके बाद फॉरेन बैंक्स जो ओबियसली ऑपरेट इन इंडिया बट हेडक्वार्टर्ड अब्रोड, उनका हेडक्वार्टर बाहर है लेकिन काम इंडिया में कर रही है वो। एग्जांपल जैसे ये वाली है HSBC ITI बैंक, तो ये फॉरेन बैंक है, ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा। उसके बाद आती हैं रीजनल रूरल बैंक्स RRBs। RRB की जो स्थापना थी 1975 में हुई थी ये, ठीक है, आपने याद रखना है ये। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन रूरल एरियाज, जो भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे सर्विस देना काम था RRB का, ठीक है। एंड RRB काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाती हैं आज के टाइम पे, तो आपने इसके बारे में भी याद रखना है। और अगर आप ये भी साथ में याद रख सकते हो कि जो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था उसने रिकमेंडेशन दिया था 1975 में, ठीक है, कई बार प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई RRB किसकी सिफारिश रिकमेंडेशन के ऊपर आई थी, तो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था उसकी सिफारिश के ऊपर RRB को बनाया गया था 1975 में। फिर फीचर्स क्या है इसके, रूरल डेवलपमेंट करती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट देती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर है कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंक्स कौन सी हैं, आउंड एंड मैनेज्ड बाय मेंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या बना कि आउंड एंड मैनेज्ड बाय मेंबर्स, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं उनको भी तो इकोनॉमी हमने क्लियर करवानी है, तो कैसे करवाएंगे, अच्छे से समझा के। जैसे कि कोऑपरेटिव मतलब कि कोऑपरेट कर रहे हैं काफ़ी सारे बंदे मिलके, जैसे हम 4-5 बंदे खड़े हैं, ठीक है, अगर तो मैं अकेला ही हूँ तो कोई कोऑपरेट में कर नहीं रहा, मैं किसके साथ कोऑपरेट करूँगा, लेकिन 4-5 बंदे अगर वहाँ पे अगर आ गए तो कोऑपरेट कर रहे हैं सारे मिलके, और उन्होंने क्या कुछ संस्था बना ली मिलके छोटी सी, ठीक है, जैसे अमूल है, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग में ऐसी चली थी, सब बंदों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली एक, तो ऐसे करके चले। अब अमूल्य किसी एक की थोड़ी है, राइट, तो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो, हाँ, जो मेंबर्स मैनेज करते हैं, ओके। और यहाँ पे याद रखना है आपने, सिर्फ एक बंदे की जो वोट होती है वो सिर्फ एक की होती है, लेकिन जो दूसरी होती हैं जैसे शेयर मार्केट में लगा लो, ठीक है, या फिर दूसरा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है, वहाँ पे जितना पैसा लगाओगे उतनी आपकी वोटिंग शेयर आएगा। किसी का 4% है, किसी ने ज़्यादा पैसा लगा रखा है, किसी का 10% है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में आपकी अगर एक मेंबर है तो उसकी एक ही वोट रहेगी, बल्कि 1%। तो इसके टाइप्स होते हैं, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, जो एक ही स्टेट में रजिस्टर्ड होती हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होगी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होगी, ठीक है, इसको हम पैक्स भी कह देते हैं। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे मल्टी कोऑपरेटिव बैंक्स आ गई, ठीक है, सोसाइटी आ गई जहाँ पर, वो हमारी किस में रजिस्टर्ड होगी, हमेशा वो सेंटर में रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि वो दो मल्टी स्टेट्स है ना, जो 2 से ज़्यादा स्टेट्स में जो, तो मल्टी जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो सेंटर के पास रजिस्टर्ड होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इसके ऊपर तो हमने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव में क्लास भी की थी 1-2 दिन पहले, आप देख भी सकते हो, काफ़ी अच्छे से हमने कॉम्प्रहेंसिव वे में की थी, पेमेंट बैंक के बारे में, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में। तो सब स्मॉल फार्मर्स को पैसा देती हैं, MSME एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, उनको पैसा देती हैं। जैसे AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, आप मेंस में लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाता है। इक्वाटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पेमेंट बैंक्स क्या हैं, कैन डिपॉजिट बट कैन नॉट प्रोवाइड लार्ज लोन। अब ये डिफरेंस सबसे बड़ा यही था जो हमने क्लियर किया था उस क्लास में, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने बैंक ही मान के चलना है, क्योंकि हर चीज़ करती है ये, हर चीज़, बस है ही छोटी, नाम ही छोटा है इसका, काम हर कुछ कर रही है। पेमेंट बैंक को अपने बैंक नहीं मानना है, क्योंकि ये ना तो आपको क्रेडिट कार्ड देती है ये, ठीक है, और डिपॉजिट भी नहीं करवा सकते आप 2 लाख से ज़्यादा इसके पास, तो एक तरीके से ये छोटे मोटे कामों के लिए खोली गई थी, ओके। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगी, एयरटेल पेमेंट बैंक होगी, इसकी एग्जाम्पल्स हैं ये। फिर हमारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है कि कुछ ऐसे हमने इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जो हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे NABARD आ गई, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फोकस क्या है इसका, एग्रीकल्चर को लोन देना, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट करवाना, तो सारा NABARD का काम है ये। अब ये ऐसा नहीं कि खुद डायरेक्ट देती है, किसी के थ्रू आपको लोन वगैरह दिलवा सकती है ये। फिर SIDBI आ गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ये MSME के ऊपर फोकस करती है मेनली, क्योंकि MSME को टाइम के ऊपर पैसा नहीं मिल पाता, तो इसलिए SIDBI बना दी गई थी। फिर EXIM आ जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को,
हर चीज़ के लिए बैंक बनी हुई है, ठीक है। एंड ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में जो डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, ठीक है। मेन हमारे पास 5 हैं ये। फिर उसके बाद NHB है हमारी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये हाउसिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में फाइनेंस देने में काम करती है, स्पोर्ट हाउसिंग फाइनेंस को सपोर्ट करती है। तो NHB होगी हमारी, ठीक है। आपने याद रखना है। ये नबार्ड होगी, सिडबी होगी, एग्जिम 3, उसके बाद NHB 4, ठीक है। एक नाब फिट थी 5, ठीक है। वो इसमें शायद आई नहीं, लेकिन नाब फिट भी आपने याद रखना है, वो गवर्नमेंट को लोन वगैरह देती है लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अगर आपसे प्री में क्वेश्चन आया था कि हमारे पास कितने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, 5 हैं इंडिया में, नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक, NHB और एक अपना था नाब फिड, ठीक है। तो आपने याद रखना है इस चीज़ को, शॉर्ट नोट बना लो शायद इसके आप। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू RBI एक्शंस एम्ड एट कंट्रोलिंग मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है। बल्कि जो मनी सप्लाई इंडिया में क्रेडिट हो रहा है, पैसा जो चल रहा है सारा, उसको रेगुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी की कितनी रेट होगी हमारी दर की, है ना, कैसे हमारी ग्रोथ चल रही है, वो सारी चीज़ें देखती है। तो प्राइस स्टेबिलिटी बना के रखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कई बार मेन्स में पॉइंट लिखने पड़ जाते हैं, यहाँ से लिख सकते हो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो सारी चीज़ें में काम आती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये 2016 में बनी थी, प्री में क्वेश्चन आ सकता है, 2016 में बनी थी। 6 मेंबर होते हैं इसमें, 3 सरकार की तरफ से होते हैं, 3 RBI की तरफ से होते हैं, ठीक है। याद रखना है आपने, 3 सरकार की तरफ से, 3 RBI की तरफ से, तो 6 मेंबर होते हैं इसमें टोटल। उसका टारगेट है, इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है, 4+2 अपना -2, है ना। मतलब कि या तो फिर मैक्सिमम 6 हो सकती है, 4 में 2 जोड़ दो 6, और -2 कर दो, मतलब कि या फिर कम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मतलब कि 2 या 6 के बीच बीच रहेगी, ठीक है। 4+-2। उसके बाद क्वान्टिटेटिव टूल, अच्छा अपने मॉनेटरी पॉलिसी के भी याद रख लेना है, ठीक है। इसमें जो वोटिंग परसेंटेज होती है, अब वो 1/3 तो होती है अपनी उसके पास, अपने सेंटर के पास, और जो 2/3 है वो अपनी जो वोटिंग सिस्टम है वो होता है स्टेट्स के पास, ठीक है। तो उसके 3/4 के साथ इसका फैसला होता है, ठीक है, वोटिंग का। फिर है क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टूल कौन से होते हैं, क्वांटिटी मतलब कि क्वांटिटी, नंबर्स में चेंज कर रहे हैं वो चीज़, नंबर्स में क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रेपो रेट आ गया, रेपो रेट को ऑब्वियसली क्वांटिटी में चेंज किया जाएगा कि 2 कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, राइट। सो रेट एट विच RBI लैंड टू बैंक, RBI क्या करती है, लैंड, बैंक को लैंडिंग देती है। अगर रेपो रेट हमने, बैंक ने कम कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट बैंक ने कम कर दिया, ठीक, कम करने का मतलब क्या है कि बैंक को सस्ता फिर लोन मिलेगा, वो आगे भी सस्ता दे पाएंगे, ठीक है। तो बाज़ार में पैसा ज़्यादा जाएगा, पैसा ज़्यादा जाएगा तो ग्रोथ होगी, ठीक है, फिर महंगाई भी आ सकती है। अगर उल्टा करना है आपने कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करनी है, तो रेपो रेट को ज़्यादा कर देगी, ठीक है, RBI। अगर ज़्यादा कर दिया रेपो रेट RBI ने, तो महंगा लोन मिलेगा उनको, 8% की दर से मिलेगा, 10% की दर से मिलेगा। तो बैंक जो लोन ले रही है फिर वो भी आगे अपने कस्टमर्स को महंगा देगी, तो महंगा देगी तो लोन लेना कम हो जाएगा लोगों के द्वारा, ठीक है। कम हो जाएगा तो पैसा बाजार में कम जाएगा। तो ऐसे इकोनॉमिक्स को समझना आपने स्टेप बाय स्टेप। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, यहाँ वो देखिए, रेपो रेट में क्या था, RBI लैंड कर रही थी, दे रही थी पैसा बैंक्स को। रिवर्स में क्या है, अपने रिवर्स कर देना है। यहाँ पे RBI बैंकों से ले रही है, समझ रहे हो, रिवर्स बैंकों से पैसा ले रही है रिवर्स रेपो रेट में, ठीक है। इसका भी सेम फंडा है, ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, वो वाला सिस्टम। फिर CRR आता है, कैश रिजर्व रेशो। अब ये भी सिस्टम सेम ही है। अगर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा हो जाएगा तो बैंकों को जो पैसा है वो RBI के पास ज़्यादा रखवाना पड़ेगा। आपने याद रखना है कि जो CRR है, बैंक्स पैसा अपना RBI के पास रखवाती हैं एंड इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। एंड जो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो होता है, SLR, वो बैंक्स खुद के पास रखती हैं एंड इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। एंड ये किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, कोई मनी है आपके पास उसमें रख सकते हो। लेकिन जो CRR है वो सिर्फ कैश में ही रखवाना पड़ता है, इसलिए उसको कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, ठीक है। आप इसको फिर से सुन लेना दोबारा से, ये इंपॉर्टेंट है ये CRR SLR वाला। ऑब्वियसली अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर CRR ज़्यादा कर दिया कि 10% कर दिया CRR, तो 10% पैसा बैंकों को RBI के पास रखवाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बाजार में फिर कम पैसा जाएगा ना, जब पैसा 10% तो वो RBI के पास रखवा दिया बैंकों ने, तो उसके पास देने को तो सिर्फ 90 रुपये बच गए 100 में से, ठीक है। तो 90 बच गए, अब 90 भाई लोगों के पास फिर कम देगी वो, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर CRR कम कर दिया कि 2% कर दिया CRR, तो उसके पास 98 रुपये बचे हैं, तो ज़्यादा पैसा देगी वो बाज़ार में बैंक्स, ठीक है। तो महंगाई बढ़ जाएगी, इस तरीके से रोकती है RBI, ओके। SLR का भी सेम है। अगर ज़्यादा, मोस्टली SLR 18% के आसपास रहता है, 18% के आसपास। ये भी अगर ज़्यादा कर दिया तो बैंक लोन में पैसा कम दे पाएगी तो बाज़ार में ऑब्वियसली महंगाई रुक जाएगी, है ना, पैसा बाज़ार में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे ही समझ लेना है इसको। और फिर बैंक रेट है। बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग रेट, ठीक है। जो बैंक मतलब कि जो भी लोन वगैरह देती है वो उस बैंक रेट होता है, वो कितना बैंक रेट चल रहा है, इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा मिलता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन से होते हैं, इसमें परचेज या फिर सेल करती है सिक्योरिटीज़ की RBI,
ठीक है। अगर देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल ईजी है। ओपन मार्केट है, खुली हुई मार्केट है, इसमें ऑपरेशंस कर रही है आरबी। कैसे कर रही है? अगर लाइक आरबी ने सिक्योरिटीज़ को बेच दिया, अगर कोई चीज़ कोई बेचेगा, ठीक है, उसको पैसा मिलेगा। अब पैसा उसने आरबी ने मिल गया, आरबी के पास आ गया सारा, ठीक है। अब आरबी के अगर पास पैसा आ गया तो बैंकों के पास पैसा कम रह गया। अब कम रह गया तो बाजार में कम जाएगा, बाजार में कम जाएगा तो महंगाई कैसे होगी, समझ रहे हो? तो ऐसे होना अपने स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उल्टा कर लेते हैं अब। ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर सिक्योरिटी बेच रही है, ठीक है, पहले बेची थी, अब खरीद रही है, सच, ठीक है, खरीद रही है, आरबी सिक्योरिटी को खरीद रही है। जब खरीदेगी तो आरबी खुद पैसा देगी। जब खुद पैसा देगी सामने वाले को, तो उसके पास पैसा दूसरों को देने के लिए ज़्यादा बन जाएगा। ज़्यादा बन जाएगा तो बैंक जो पैसा है वो बाजार में ज़्यादा पहुंच जाएगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी महंगाई, राइट। तो ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एमएसएफ क्या है? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी वही है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि इतने रेट के ऊपर पैसा मिल जाता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में, ठीक है, सबको। तो आपने इसमें और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। एमरजेंसी बोरिंग वगैरह बोरिंग होती है ये, ठीक है, जो बैंक ओवरनाइट बल्कि ले सकती है, ठीक है। सो एन एमरजेंसी बोरिंग स्कीम डेट अलो कमर्शियल बैंक्स टू सिक्योर ओवरनाइट फंड डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से जैसे आरबी से, भाई जरूरत पड़ गई एसबी को कि मुझे इतना पैसा चाहिए यार, तो रातों रात उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, और अगले दिन वो चुका देगी पैसा। वो होती है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। लेकिन ये रेपो रेट वगैरह से थोड़ी ज़्यादा होती है 1%, क्योंकि उसको रखना चाहिए था ना अपने पास, बैंक को अपने पास पैसा, तो थोड़ी ज़्यादा दर होती है इसकी। फिर एसडीएफ आ गई, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ गई, ठीक है, ये भी सेम सी चीज़ होती है बस। एंड उसके बाद हम और देख लेते हैं कुछ। अब इसका भी आप ये याद रख सकते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होती है वो आपने इतना फ़र्क कितना है कि कोलैटरल फ्री होती है इसमें, कोलैटरल फ्री मतलब कुछ रखवाना नहीं पड़ता बैंक्स को आरबी के पास, ठीक है। तो ज़्यादा पैसा वगैरह सोखने के लिए बना रखा है आरबी ने, ये भी टूल, ठीक है। उसके बाद कौन सा टॉपिक है हमारा आगे? एल ए एफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसमें क्या होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में, देख लेते हैं। तो लिक्विडिटी जो अपनी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है वो भी एक प्राइमरी मिलिट्री पॉलिसी टूल है जो आरबी यूज़ करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, कि बाजार में यार थोड़ी मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो रखी है या फिर ज़्यादा पैसा हो गया, उसको बस रेगुलेट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज़ की जाती है। तो ओवरनाइट जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इससे वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है, कोई थोड़े टाइम के लिए है ये। तो बैंक को भी जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो भी मनी को बोरो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम के लिए ले रहे हो आप, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए, ताकि वो जो तो एक्सेस फंड आ रखे हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, वो उसको आदान प्रदान कर सके, ठीक है। एंड ये डेली चलती रहती हैं चीज़ें प्राइमरी विंडो के साथ, ठीक है। उसके बाद अपने ये भी बस वही है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंडर ये चीज़ आती है एलएफ वाली। हमारा नेक्स्ट आ गया अपना क्वालिटेटिव टूल्स आ गया। अब क्वांटिटेटिव में क्या था, क्वांटिटी चेंज हो रही थी, 2 में 4%, 6%। क्वालिटी में क्या है, उसकी क्वालिटी मतलब की क्वालिटी चेंज हो रही है, इसमें नंबर चेंज नहीं हो रहे। जैसे कि मोरल सुएशन, ठीक है, कि आरबी ने ऐसी यार उसको रोक टोक दिया यार कि तो ऐसा मत कर भाई, ये अपने पास पैसा जमा करके रखा है, इमरजेंसी में तेरे काम आएगा, बैंक को कह रहा है मतलब कि। तो वो क्वालिटेटिव टूल्स हैं। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि कह रहा है कि भाई तू इतना पैसा जहाँ पे मत दे, या फिर इसको इतना पैसा दे दे, मतलब कि उसको कंट्रोल कर लेता है आरबी, कि जो बैंक है वो घाटे में ना चली जाए, कहीं बंद ना हो जाए। तो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं जो ऐसे बता के कर देते हैं बस, ठीक है। क्वांटिटी में क्वांटिटी चेंज करके थी, और क्वालिटी में बता के ऐसे कर देते हैं। क्रेडिट राशनिंग में वही है कि उस बैंक को तूने ज़्यादा, लाइक कोई बैंक है एसबीआई है, एसबीआई ने किसी ऐसे के बंदे को 100 करोड़ दे दिया था, अब उसने वापस किया नहीं वो, तो उसको क्रेडिट राशनिंग कहते हैं, ठीक है। कि आरबी उसको कह देगी कि भाई उसको तूने 100 करोड़ दिया था पहले, तो उसने पूरा दिया नहीं, अब फिर से लोन उसको मत देना, या फिर देना है तो कम करके दे देना। तो क्रेडिट राशनिंग हो रही है वहाँ पे। डायरेक्ट एक्शन भी कर सकती है, बल्कि पेनल्टी भी लगा सकती है आरबीआई उसके ऊपर, ठीक है। तो सारे क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। समझ लिया हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। फिर इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग में बस इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है, और ये 2016 में से ही चल रहा है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन गई थी तब, 4% का टारगेट रखते हैं हम, ठीक है। लेकिन हमने टॉलरेंस बैंड हमने बढ़ लिया था कि 2 से लेकर 6% के बीच है, 4+-2। फिर मनी मार्केट क्या है? मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लेस देन 1 ईयर। जो शॉर्ट टर्म, आपने इतना याद रखना है कि जो भी मनी मार्केट 1 साल से नीचे है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो 1 साल से ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जैसे ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो 91 डेज़ के भी हो सकते हैं, 365 डेज़ के हो सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे किसी कंपनी ने पैसा लेना है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगा, उतना पैसा उठा लेगा बाजार से। फिर कॉल मनी आ जाता है जो रात, ठीक है, आप रातों रात ऐसे पैसा मांग रहे हो यार कि मुझे पैसा दे दे कॉल करके कि घाटा पड़ गया, ठीक है। फिर कमर्शियल बिल्स आ गए।
तो सारी मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में। तो उसके बाद फिर हमारी आई थिंक आधे घंटे के आसपास क्लास हो चुकी है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले पार्ट में करते हैं इसका, राइट, 2 पार्ट्स में। चलो यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे सेकंड पार्ट में। तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया। मनी बैंकिंग जो पार्ट है वो कल आएगा सेकंड वाला। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं लगा तो कमेंट करो, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।